चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। आज मैं एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आज केवल आपको न्यूज़ ही बताऊँगा। एडिटोरियल को अलग अलग करके एक एक वीडियो बना करके उसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो वहाँ पर जा कर के आप पार्टिकुलर आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा कि किस टॉपिक में आया है, आपको एकदम सामने ही दिख जाएगा एडिटोरियल। तो आज की शुरुआत हम करेंगे ICAR से। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया था 16 जुलाई 1929 को। किस रूप में? एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो जो सोसाइटीज़ उस टाइम में बना करती थी, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के माध्यम से, उसी के तहत हमने ICAR की स्थापना किए थे एज ए सोसाइटी, वो भी रजिस्टर्ड वाली। आगे बताया जाता है कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये फ्री होकर के काम करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। शॉर्टकट में कहें तो DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। ICAR का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। बताया जाता है कि 102 ICAR इंस्टीट्यूट और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश भर में फैली हुई हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम इन द वर्ल्ड। और ये जो सिस्टम है हमारा विश्व का सबसे बड़ा सिस्टम माना जाता है एग्रीकल्चर के मामले में। ये एपेक्स बॉडी मानी जाती, मतलब सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। किस मामले में? कोऑर्डिनेशन, गाइड करना, मैनेज करना रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। इसमें इंक्लूड है हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर आ जाता है मतलब बागवानी करना, इसके अलावा फिशरीज, एनिमल साइंसेस इन द एंटायर कंट्री, पूरे देश भर में कहीं पर भी एग्रीकल्चर से संबंधित यदि गाइड, कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, एजुकेशन बढ़ावा देना है एजुकेशन को एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फिशरीज में, तो उसका काम कौन करता है? यही संस्था करती है। ICAR ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के। ग्रीन रिवॉल्यूशन हम जब लाए थे उस टाइम में ये बॉडी काफ़ी महत्वपूर्ण काम की थी। एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर इन इंडिया थ्रू इट्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो भारत के विकास में भी इस संस्था का बहुत बड़ा रोल रहा है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च और टेक्नोलॉजी इसने काफ़ी किया था और देश को आगे बढ़ाया था। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो IARI इसने बताया है कि जो स्टबल बर्निंग है पंजाब में, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड यदि आप देखोगे तो अभी के मामले में लो रही है। चूँकि जो पिछले डेज रहे हैं, पिछले दिन रहे हैं, नंबर ऑफ क्रॉप फायर्स रिपोर्टेड आउट ऑफ पंजाब आर एट 3 ईयर लो। हाल ही में जो यहाँ पर कैलकुलेशन वो किया गया है कि पंजाब में जो आग लगाने की घटनाएं हैं, पराली जलाने की घटनाएं, पिछले 3 साल के हिसाब से यदि देखोगे तो इस साल में कम रही है। ये सजेशन मिला है हमको एक डाटा से जिसको प्रोड्यूस किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के द्वारा, दैट ट्रैक्स सच फायर्स वाया सैटेलाइट्स। और ये जो संस्था है आग को कैसे करके देखती है? ऊपर सैटेलाइट लगाए गए हैं, उनके माध्यम से ये हमें डाटा प्रोवाइड करी है। बताया जा रहा है कि केवल 320 फायर रिपोर्टेड की गई थी इस साल में। वहीं यदि आप देखोगे पिछले साल 620, फिर 1935, कब 2021 में 620, 2020 में 1935 फायर लगाई गई थी। इतने किसानों के द्वारा क्या है, अपने खेतों में पराली को साफ करने के लिए आग लगा दी जाती है ताकि जल्दी से जो घास उग आती है खेतों में, धान की बड़ी बड़ी डंठल रहती है, वो सारा कचरा जल जाए और उनकी ज़मीन साफ हो जाए ताकि वो
जल्दी से अगली फसल की तैयारी कर सकें, अगली फसल की बुआई के लिए उनकी ज़मीन तैयार हो सके। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हमें पराली जलाने के केसेस में वृद्धि देखी गई है। डाटा ये बता रहा है कब तक, 6 अक्टूबर तक का, with 80 क्रॉप बर्निंग इवेंट्स रिकॉर्डेड दिस ईयर एज अपोज टू 52 लास्ट ईयर। पिछले साल कितने थे, 52 केसेस देखे गए थे स्टबल बर्निंग के। आज के टाइम में यदि हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो 80 केसेस देखे गए हैं, ऐसा ये डाटा बताता है। वहीं यदि हम बात कर लें पंजाब की, तो 6% का रिडक्शन हुआ है इन द एक्रेज अंडर राइस दिस ईयर ड्यू टू एरिटिक रेन्स। अब देखिए, मौसम भी निर्भर करता है कि वहाँ फसल का उत्पादन कैसा रहेगा, फसल का प्रोडक्शन कैसे रहने वाला है। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो भी कंडीशन ख़राब हो जाती है, मतलब अनियमित तरीके से यदि वर्षा हो रही है तो फसल का प्रभावित होना तय है, किसानों की अर्निंग होना भी प्रभावित होती है इससे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज से संबंधित। डेली हम देख रहे हैं किसी न किसी सेक्टर में नोबेल प्राइजेस की घोषणा होते जा रही है। आज की जो घोषणा की गई है वो शांति पुरस्कार से रिलेटेड है। नोबेल शांति पुरस्कार किनको प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर उनके नाम बताए जाते हैं, ठीक है। तो बियालियात्स्की ने 1980 में बेलारूस में जो तानाशाही चला करता था उसके खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया था। उस देश में जहां पर तानाशाही चलती थी, इनका कहना था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। वो आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पिक्चर उन्हीं की दिखाई गई है। तो इस साल नोबेल शांति पुरस्कार 2022 एक व्यक्ति को और 2 संगठनों को मिलाकर के दिया गया है। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स वकील एलेस बिलियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस पुरस्कार का ऐलान किया गया। एलेस बिलियात्स्की के अलावा रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, 2 संगठनों के नाम यहाँ पर आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। एलेस बिलियात्स्की तो एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। इसके अलावा रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, दूसरे नंबर का संगठन ये है। और तीसरे नंबर का जो व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो 2 तो इसमें ग्रुप शामिल है और एक व्यक्ति शामिल है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओलिस बियालियात्स्की के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि कौन है। बियालियात्स्की ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट लाया था। तो आज तक बताया जा रहा है लोकतंत्र में और भी ये संशोधन चाहते हैं, सच्चा लोकतंत्र चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं और सख्त तानाशाह माने जाते हैं। इसमें बताया जा रहा है बेलारूस के जो लीडर हैं वो रसिया का साथ दे रहे हैं, ठीक है। बियालियात्स्की ने विसाना नाम का संगठन तैयार किया था। ये संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संगठन इनके द्वारा बनाया गया। ये संगठन जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। 2011 से 2014 तक बियालियात्स्की जेल में रहे थे। 2020 में उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और आज के टाइम में भी ये जेल में ही है। 14 जुलाई 2021 से वो देखा जाए तो चोरी का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है और इनको जेल में डाल दिया गया है। ये सारे जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, बताया जाता है कि राजनीति से ये प्रेरित हैं। बियालियात्स्की बेलारूसी साहित्य के विद्वान माने जाते हैं और उन्होंने 1984 में होमिल स्टेट यूनिवर्सिटी और रूसी बेलारूसी भाषा शास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि किया था। इसके अलावा हमें देखना 2 संगठनों के बारे में जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है। रूस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल 1987 में बना था। इसके फाउंडर मेंबर्स में नोबेल पीस प्राइज विजेता एंद्रेई
सखारोव और ह्यूमन राइट्स वकील स्वेतलाना गनुसकिना भी शामिल थे। 90 के दशक में रसिया के 15 हिस्सों में बिखरने के बाद ये रूस का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन बना। इसने स्टालिन के दौर से अब तक राजनीतिक कैदियों के लिए आवाज़ उठाई थी। रसिया ने 2009 में इस संगठन की नतालिया एस्तेमिरोवा मारी गई, तो इस संगठन ने विश्व लेवल पर आवाज़ उठाई और चर्चा में ये रहा था। रूसी सरकार इसको विदेशी जासूसों का संगठन बताती है। दूसरे संगठन की बात करें तो जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसका गठन यूक्रेन की राजधानी कीव में 2007 में किया गया था। इसका मकसद था यूक्रेन में लोकतंत्र को मजबूत बनाना। इस संगठन का कहना है कि यूक्रेन में अब भी सही मायने में लोकतंत्र मौजूद नहीं है। इस संगठन की मांग है कि यूक्रेन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए। इसी साल फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो इस संगठन ने वॉर क्राइम के मामले की जांच करी थी। अब ये मामले इंटरनेशनल कोर्ट में दायर किए जा रहे हैं। देखिए, नोबल वीक 3 अक्टूबर को चालू हुआ था और 10 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। 7 दिन में कुल 6 पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। सबसे लास्ट में इकोनॉमी के सेक्टर में, मतलब आर्थिक श्रेणी में, नोबेल पुरस्कार का ऐलान किया जाता है। इस सप्ताह सिर्फ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति या संस्थान के नामों का ऐलान होने वाला है। दिसंबर में इनको पुरस्कार मिल जाएगा। कोविड-19 की वजह से 2021 के विजेता स्टॉकहोम नहीं पहुंच पाए थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एससी कैटेगरी से संबंधित। यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। देखिए, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति एससी का था, ठीक है, एससी का था और हिंदू धर्म में था कोई व्यक्ति, ये हिंदू धर्म से यदि वो कोई क्रिश्चियन हो जाता है या फिर वो मुसलमान बन जाता है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि उसको हम एससी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि केवल हिंदू में ही किसका उल्लेख किया गया है? छुआछूत का उल्लेख किया गया है। यदि वो मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन बन जाता है तो वो क्या है, छुआछूत से बाहर आ जाता है। ऐसा सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता है। इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया है जिसमें एससी के स्टेटस के बारे में चर्चा होने वाली है कि यदि किसी ने धर्म परिवर्तन किया है तो क्या उसको एससी कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो 3 मेंबर का कमीशन है जिसके हेड रहेंगे कौन? भूतपूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन। इन्होंने कहा है कि आप जो है एक रिपोर्ट को सबमिट करिए 2 साल में। डेवलपमेंट्स कम इवन एज सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पिटीशन इन इशू। लेकिन देखिए, एक तरफ से तो पैनल सुनवाई कर रहा है, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ बात गड़बड़ हो जाती है। तो 1950 में जो कानून आया था उसको लेकर के हम जानने वाले हैं कुछ बातों को। 1950 में एक कानून बना था, ये प्रोवाइड करता है कि केवल जो लोग हिंदू हैं, सिख हैं या फिर बुद्धिस्ट कम्युनिटी की हैं, इनको ही एससी कैटेगरी का फ़ायदा मिलने वाला है। हाउएवर सिख्स एंड बुद्धिस्ट इंक्लूडेड, तो कैसे करके सिख और बुद्धिस्ट लोगों को शामिल किया गया था, जबकि जो छुआछूत वाली बात है, वैश्य और शूद्र वाली बात है, वो तो हम हिंदू धर्म में देखते हैं। तो ये 2 धर्म कैसे करके शामिल हो गए? तो केलकर पैनल रिपोर्ट 1955 और हाई पावर्ड पैनल रिपोर्ट 1983 were the basis for amending the order to include दलित सिख एंड दलित बुद्धिस्ट इन एससी। 1956 में कौन जुड़े? सिख लोग जुड़े। 1990 में कौन जुड़ गए? बौद्धिस्ट लोग जुड़ गए थे। तो केलकर पैनल रिपोर्ट और एक और थी हाई पावर्ड पैनल रिपोर्ट 1983 में। 2 रिपोर्टें आई थी, तभी से इन लोगों को हमने इंक्लूड कर दिए हैं ऐसे कैटेगरी में। केंद्र सरकार की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया जाता है, यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिलीजन्स इंक्लूडेड एस एससी, एससी के रूप में हमने इस कानून में किनको शामिल किए हैं? बुद्ध और सिख लोगों को शामिल किए हैं। ठीक है, बताया जा रहा है ये हिंदुइज्म की क्या है, शाखा मानी जाती हैं। कौन सी? बौद्धिस्ट और सिख धर्म। इसलिए हम इनको एससी कैटेगरी का फ़ायदा दे रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार कह रही है।
दलित हु कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। दलित लोग जो कि क्रिश्चियन बन गए या फिर मुसलमानों के धर्म को अपना लिए हैं, वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं बैकवर्ड की कैटेगरी के लिए, क्योंकि जो अनटचेबिलिटी है वो फीचर रहा है, विशेषता रही है हिंदू रिलीजन की एंड इट्स ब्रांचेस एलोन। तो इसकी जो ब्रांच है और खुद हिंदू धर्म, यहीं पर बस हमको क्या देखने को मिलता है, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक ट्रेन से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है, टीपू एक्सप्रेस, इसका नया नाम रख दिया गया है वोडेयार एक्सप्रेस। रेलवे ने रिनेम कर दिया है टीपू एक्सप्रेस को, ठीक है, जो चलती थी मैसूरू से लेकर के बेंगलुरु के बीच में एज ए वोडेयार एक्सप्रेस, जबकि एक एक्सप्रेस सर्विस फ्रॉम मैसूरू से तलगुअप्पा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर पोएट ल्यूरेट कुवेम्पू। एक और ट्रेन है जो कि मैसूरू से तलगप्पू चला करती थी, इसका नाम रखा गया है, एक कवि है कुवेम्पू के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। तो ये जो डिमांड रही थी, ये मैसूरू के एमपी प्रताप सिन्हा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये, प्रताप सिन्हा, एक लेटर लिखा है इन्होंने किसको, मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव को। कुछ महीने पहले की ही बात है और ये काम इधर नामकरण का हो गया। सिन्हा का जो प्ली रहा था, इसको अप्रूवल मिल गया था और एक नोटिफिकेशन आया टू दिस इफेक्ट वाज इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड ऑन फ्राइडे एंड द अदर रीनेमिंग ट्रेन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम सैटरडे। और सेकंड जो ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम चेंज किया गया किसी पोएट के नाम पर, वो सैटरडे से इफेक्ट में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये जो नामकरण वाली प्रथा है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बीजेपी चाहती है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हिस्ट्री में जो मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर आए थे और यहाँ पर शासन किए, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनके नाम तक को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी। इसलिए हम देख रहे हैं टीपू सुल्तान एक मुसलमान व्यक्ति का नाम है, इसलिए उसके नाम को भी यहाँ पर चेंज कर दिया जा रहा है। तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, जो मुस्लिम जगहों के नाम हैं, मुसलमान व्यक्ति के नाम हैं, उनको बीजेपी की गवर्नमेंट चेंज करते जा रही है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एग्री क्रेडिट सोसाइटीज से संबंधित। अमित शाह का कहना है, हम हर ग्राम पंचायत लेवल पर इस प्रकार की एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ का निर्माण करने वाले हैं, ताकि जो किसान लोग हैं जो कि ज़्यादा ब्याज दरों पर लोन लेते हैं, बैंक तो उनको आज के टाइम में ऐसा लोन भी नहीं देता है, तो ऐसे लोगों को कर्जा मुहैया कराने के लिए इस प्रकार की एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ का हम निर्माण करने वाले हैं हर ग्राम पंचायत लेवल पर, अमित शाह का ऐसा कहना है। तो इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह फ्राइडे के दिन उन्होंने कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जिनको शॉर्टकट में पैक्स बोलते हैं, हम सेटअप किए जाएंगे जितने भी हमारे पंचायत हैं देश भर में, ताकि बूस्ट कर सकें, बढ़ावा दे सकें कई सारी एक्टिविटीज़ को आने वाले 5 साल में, जैसे कि मार्केटिंग ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग करना है, तो इसके लिए भी क्रेडिट सोसाइटी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे देश का, सबसे ज़्यादा उनको इस स्कीम से फ़ायदा मिलने वाला है। मिनिस्टर ने कुछ बातें नोट करी, जैसे कि केवल 65,000 ही एक्टिव पैक्स अभी काम कर रही हैं हमारे देश भर में। पैक्स मतलब यही एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं, और ये काफ़ी इम्परेटिव है, मतलब कि अनिवार्य हो गया है कि जितने भी जो पंचायत हैं मस्ट हैव वन सच बॉडी बाय 2027 टू प्रमोट फार्मिंग एंड डेयरी एक्टिविटीज़ एट द ग्रास रूट लेवल। अब सरकार ये चाहती है कि हर पंचायत में एक सोसाइटी होना चाहिए, ताकि 2027 तक हम अपनी फार्मिंग को प्रमोट कर सकें, डेयरी एक्टिविटीज़ को हम बढ़ावा दे सकें ज़मीनी लेवल पर। आगे बताया जा रहा है कि जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है
कोऑपरेशन मिनिस्ट्री है वो किसानों के लिए लगातार काम कर रही है कि कैसे करके हम भारतीय किसानों को आगे बढ़ाएं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठा सकें। तो इसके लिए कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है, वर्किंग कर रही है कुछ प्लानिंग के लिए कि हमें सेटअप करना है मल्टीपर्पज़ पैक्स को। मतलब ये जो सोसाइटी है वो मल्टीपर्पज़ होना चाहिए पंचायत वाली आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में, इन ऑर्डर टू प्रमोट वेरियस कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। तो क्या है, ये इनॉग्रेट कर रहे थे, अनावरण कर रहे थे ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव 2022 का। कहाँ पर? मनान केंद्र में। इस प्रकार के जो पैक्स रहेंगे कुछ एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे, कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जैसे कि सेल ऑफ गैस और पेट्रोल की बिक्री भी ये लोग कर सकते हैं, स्टोरेज एंड मार्केटिंग कर सकते हैं डेयरी एंड फार्म प्रोडक्ट के। न केवल डेयरी, इसके अलावा और भी कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके स्टोरेज करना, उसकी मार्केटिंग करना। और इनका जो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा कि गरीबी को कम करना है और एम्पावरमेंट प्रोवाइड करना है वुमेन्स को। शाह ने पॉइंट आउट किया था जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ से फायदे इनको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिलने वाला है? जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ वाले राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, सबसे ज़्यादा इनको ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सोलोमन आइलैंड से रिलेटेड। ये देख रहे हैं आप, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनका ग्रुप है सोलोमन आइलैंड। लोकेशन की यदि हम बात करें तो इसके यदि आप किधर जाओगे, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाओ और पश्चिम की तरफ जाओगे तो ये ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। ठीक है, वहीं आप इस तरफ यदि आप चले जाओगे तो इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी पड़ जाता है। साउथ पैसिफिक ओशियन नीचे की तरफ और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन उत्तर की तरफ पड़ता है सोलोमन आइलैंड के। और नीचे यदि आप चल जाओगे तो तस्मान सागर पड़ गया, ये कोरल सी पड़ गया, कोरल सागर पड़ गया। तो ये तो थी इसकी लोकेशन। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या चीज़ का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स में किसी भी प्रकार से चाइना की ट्रूप्स मौजूद नहीं है, ऐसा कहना है पीएम का। सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर मनासे सोगवारे का कहना है फ्राइडे के दिन, ही हैज़ एश्योर्ड, वो एकदम कंफर्म कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दैट हिज नेशन विल नॉट अलाउ ए चाइनीज़ मिलिट्री प्रेजेंस इन इट्स टेरिटरी। उनका कहना है देखिए कि हम किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करने वाले हैं चाइना को की मिलिट्री की प्रेजेंस हमारे आइलैंड पर। द आइसलैंड नेशन हैज़ बीन एट द सेंटर ऑफ डिप्लोमेटिक टसल इन द साउदर्न पैसिफिक ओशियन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया एंड देयर एलाइज ऑन वन साइड एंड चाइना अदर साइड। देखिए, सोलोमन आइलैंड के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है किसके द्वारा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इनके जो एलाइज हैं, एक जैसी सोच रखने वाले देश हैं, ये देश इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप चाइना को अलाउ क्यों कर रहे हैं, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। अगली वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो भारत की इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़ आई है। इसमें हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में। बताया जा रहा है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना कम या ज़्यादा हुआ है, न्यूज़ में इस बात का उल्लेख किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका मतलब वो हो गया हमारे पास कुछ संपत्ति है, हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। इसके अंतर्गत आरबीआई क्या काम करता है? जो विदेशी मुद्रा है उसको अपने पास हेल्ड करके रखता है, विच कैन इंक्लूड बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इनको आप समझ लीजिए। फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है, इसमें बॉन्ड होगा, ट्रेजरी बिल रहेगा और भी कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें शामिल होती है। It needs to be noted that most foreign exchange reserves are held in US dollar। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि सबसे ज़्यादा आरबीआई रखता है यूएस की मुद्रा डॉलर को अपने पास में, क्योंकि इससे ही हम लोग
क्या काम करते हैं, बाहर से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो, चाहे सरकार हो। तो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, इनको आप समझ लीजिए। फॉरेन करेंसी एसेट आ जाती है, गोल्ड का रिजर्व हो जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो जाते हैं, रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड